सामने स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़हीम महबूब है। मैं KCC मेंबर हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ और एक्सेल, टेक्स्ट और सैप की टीचिंग भी करता हूँ। तो आज की ये छोटी सी वीडियो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सम स्टूडेंट्स कि जो इशू आता है ड्यूरिंग इंटरव्यूज़ के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स को डिफरेंशिएट करते हैं या इवन जो सेल टैक्स के इंटरनल रूल्स हैं उनको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जिनमें स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं। तो जिसकी वजह से ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई है कि जो नॉर्मली जो इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं ताकि उसके जो बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हैं उसके ऊपर स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दी जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल टैक्स जनरल रूल्स। तो सेल टैक्स जनरल रूल्स में अब NTN लेने के बाद अगला स्टेप ये होता है कि हमने किसी भी मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडिंग बिजनेस है उसने STR नंबर लेना है। तो फॉर एग्जांपल आज आपने NTN लिया और आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए एक मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करनी है, तो ये नॉर्मल इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि विदाउट STR नंबर एनी कंपनी इन पाकिस्तान कैन नॉट इम्पोर्ट दी एनीथिंग, क्योंकि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम की वेबसाइट पे हमें STR नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉर एग्जांपल आज आपने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं और अगले 3 से 4 माह में आपने कंपनी के जो ऑपरेशन हैं उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आना है, तो उसके लिए आपको मशीनरी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो नॉर्मली इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है कि इफ़ कंपनी विच स्टार्ट द ऑपरेशन टुडे एंड इन द फ्यूचर कमिंग 3 और 4 मंथ ही स्टार्ट हिज operation in the working condition in the premises of a factory, then if the company don't have any STR number, how to do? तो इसके लिए एक सिंपल सा आंसर क्या है, जिसका पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है, वेयर ए पर्सन फाइल एप्लीकेशन फॉर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन एज ए मैन्युफैक्चरर प्रायर फॉर टू इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी for the purpose of import of machinery to be installed by him, temporary registration as a manufacturer shall be allowed to him for a period of 60 days। कि जब आपने STR नंबर के लिए अप्लाई, क्योंकि STR नंबर अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट के जो कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, जो टाइम टेकिंग एक काम है, टास्क है, जिसमें गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो विज़िट करते हैं। मैन्युफैक्चरर कंपनी का STR नंबर लेना एक बहुत मुश्किल काम समझा जाता है BR के अंदर, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको एक रूल दे दिया कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और आपने मशीनरी बाहर से इंपोर्ट करनी है तो हम 60 डेज़ के लिए आपको एक आर्जी STR नंबर अलाउ कर देंगे, उसकी बेस पे आप इंपोर्ट कर लें। तो इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर हमने एक मशीनरी इंपोर्ट करनी है और STR नंबर नहीं है तो हम क्या करें। तो आपका ये सिंपल सा आंसर ये होना चाहिए कि 60 डेज़ के लिए हमें एक ग्रेस पीरियड मिलता है, उसमें हमें एक टेम्परेरी तौर पे एक STR नंबर दे दिया जाता है। उस STR की बेस पे हम क्या करते हैं, वो मशीनरी इंपोर्ट कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर रिसीविंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन द पर्सन शैल बी अलाउड टू इंपोर्ट प्लांट मशीनरी एंड रॉ मटेरियल ETC एज ए मैन्युफैक्चरर सब्जेक्ट टू सबमिशन टू द कस्टम अथॉरिटीज ऑफ ए post dated check equal to the difference in duties and taxes to be availed as a manufacturer। कि आपको STR नंबर की बेस पे अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी ने तो अपने ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किए, कंपनी ने फॉर एग्जांपल अभी इक्विटी अपनी फाइनल नहीं की, बैंक के बैलेंसेस फाइनल नहीं हुए, तो वो अपने पैसे उसको कैसे देंगे कस्टम ड्यूटीज़ को, चूँकि उसने पे करनी है, ड्यूटीज़ पे करनी है, उसने FED पे करनी है, जो भी टैक्सेस हैं, सेल टैक्स है एट द टाइम, जैसे हमने सेक्शन 148 में पढ़ा था इंपोर्ट के अंदर, बट डिटेल से हमने वो लेक्चर कवर किया था जिसके अंदर हमने सीखा था कि सेल टैक्स भी पे करना है, एडिशनल सेल टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी है। तो कंपनी का अभी ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए तो वो चेक कैसे देगी। तो इसमें उन्होंने ये सिंपल सी बात है कि आप एक PTC चेक इशू कर दें कि जब हमारी जो कंपनी रनिंग में आएगी तो हम आपका चेक क्लियर करवा देंगे कस्टम वालों को, यानी कि ये भी अलाउ है गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद है इन केस ऑफ लिस्ट ऑफ मशीनरी इज नॉट प्रोवाइडेड विद इन 60 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ द टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, सच टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी डिसेबल एंड द पोस्ट डेटेड चेक सबमिट शेल बी इन कैश। अगर 7 दिन के अंदर आपको एक नहीं मिलता परमानेंट जो STR नंबर है वो नहीं मिलता, तो वो जो टेम्परेरी STR नंबर है वो डिसेबल हो जाएगा और जो चेक आपने दिया है वो इन कैश हो जाएगा, यानी कि वो जो कस्टम ऑफिशियल्स को अलाउ है कि वो चेक विद इन 60 डेज उसको इन कैश में लेके जा सकते हैं। ए पर्सन होल्डिंग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शेल फाइल monthly return but shall not issue a sale tax invoice, and if such invoices issue no input tax credit shall be deducible against such
इनवाइस कि अगर आपने STR नंबर आपका परमानेंट नहीं आया, टेम्परेरी नंबर है, तो आप अपनी रिटर्न तो फाइल करेंगे लेकिन सेल टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपके ऑपरेशन एक्टिव नहीं हुए। तो अगर आपने सेल टैक्स इनवाइस इशू भी करनी है तो जो इनपुट होगा वो आपके लिए क्रेडिट नहीं होगा, यानी कि एडमिसिबल नहीं होगा, आप उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। कि जैसे हमने पढ़ा था कि अगर जीरो रेटेड या एग्जम्प्ट सप्लाई है, इसके नीचे वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक जो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए, सबसे पहला पॉइंट क्या था कि अगर STR नंबर नहीं है तो हमें टेम्परेरी STR नंबर मिल सकता है 60 डेज़ के लिए इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर एज ए रजिस्टर्ड एज ए इम्पोर्टर। और विद इन 60 डेज़ हम क्या करेंगे कि जो रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, उसको इम्पोर्ट करेंगे और कस्टम ऑफिशियल्स को PDC चेक दे देंगे। अगर 60 डेज़ के अंदर हमें परमानेंट STR नंबर नहीं मिला तो वो जो हमारा टेम्परेरी STR नंबर होगा वो डिसेबल हो जाएगा और कस्टम ऑफिशियल्स आर अलाउड टू इनकैश द चेक। चौथी बात जो हमने भी डिस्कस की कि जो इवन इन द टेम्परेरी STR नंबर एनी कंपनी और मैन्युफैक्चरर नीड टू फाइल द मंथली सेल टैक्स रिटर्न फाइल करेगी लेकिन सेल टैक्स इनवाइस इशू नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर उसने इनवाइस इशू करनी है तो वो इनपुट को क्रेडिट नहीं लेगी क्योंकि इनपुट का क्रेडिट नहीं लेगी। फॉर एग्जांपल आपका आउटपुट टैक्स भी है, इनपुट टैक्स है, तो हम क्या करते थे सेल टैक्स के लेक्चर में हमने पूरी डिटेल से पढ़ा था कि इनपुट और आउटपुट का जो डिफरेंस है वो सेल टैक्स पेबल होता है। तो उस केस में क्या होगा कि वो सारे का सारा जितना भी आपने इनपुट लिया है वो सारा आप क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि आपको अलाउ ही नहीं है कि इस केस में आप क्लेम करें। अगला पॉइंट ये है, नो टैक्स रिफंड शैल बी पेड टू द पर्सन ड्यूरिंग द पीरियड टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, हाउएवर द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स में बी कैरी फॉरवर्ड टू हिज रिटर्न फॉर द सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। ये बात की है कि अगर आपके पास परमानेंट STR नंबर नहीं है तो आप सेल टैक्स का रिफंड नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन एक बात उसने की है कि जो इनपुट टैक्स है उसको आप अगले पीरियड के लिए, सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि अगर इनपुट टैक्स ज़्यादा है, आउटपुट टैक्स कम है, तो हम 10% ऑफ आउटपुट टैक्स पे करते हैं। बट डिटेल से हमने ये सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं सेल टैक्स के अंदर, क्योंकि सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, इसमें अगर थोड़ी बहुत भी कन्फ्यूजन हो, क्योंकि ये इसलिए मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ और एम्फेसिस करता हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि टैक्स में अगर गलती हो जाए, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स में अगर आप गलती करते हैं, फाइनेंस में गलती करते हैं, तो उस केस में ये होता है कि हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। ये एक जोक भी है इसके ऊपर। लेकिन अगर टैक्सेशन में कोई गलती होती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसकी कुछ कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह देता हूँ कि जब हमने इनकम टैक्स पढ़ा तो मैंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस इस चीज़ पे किया कि जितना टाइम आपने कैलकुलेट करने में लेना है टैक्स, उससे डबल टाइम आपने उसको रीचेकिंग पे लेना है। क्योंकि वन टाइम अगर आपने एक बार एक मिस्टर ए के एनटीएन के ऊपर मिस्टर बी का टैक्स जमा करवा दिया और मिस्टर ए बी का मिस्टर ए के ऊपर टैक्स अगर आपने एनटीएन यूज़ कर लिया, तो उस केस में उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसकी एक कॉस्ट है, कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मनी एंड इन द फॉर्म ऑफ टाइम। तो इसीलिए ये वो चीज़ें हैं जिसको मतलब कि आपने जब भी आपने पे करना है, जब भी आपने इसकी कैलकुलेशन फाइनल करनी है, तो उसके ऊपर आपने कम से कम उसको 2 to 3 टाइम लाजमी उसको चेक करना है। ये मेरी सब स्टूडेंट्स को सजेशन होती है ताकि सब्सिक्वेंट जो एरर है उससे आप बच सकें। सबसे बड़ा रिस्क टैक्स की जॉब में, क्योंकि इसलिए इसकी वर्थ भी है, सबसे बड़ा रिस्क में यही है कि इसको रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि इस केस में जब आप इसको रेक्टिफाई करेंगे तो उसकी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो आप फाइल करेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात, आप जॉब में आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपने अपने सीनियर्स को बताना है कि ये गलती हुई है, तो उसमें आपकी जॉब का भी मतलब कि जो आपकी रॉयल्टी है, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, वो भी इफेक्ट होगी। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए कैलकुलेशन लाजमी करें। कैलकुलेशन करने के बाद जब हम फाइलिंग करें या चलान को जमा करें तो उसको आप 2-3 टाइम लाजमी चेक करें। इसलिए आपको याद होगा कि जब मैंने आपको सेक्शंस पढ़ाए थे तो वहाँ पे एक्सेल की क्लासों में मैंने आपको लुकअप वगैरह सारे सिखाए थे कि ये फार्मूले लगाने हैं, लेकिन टैक्स के केस में मैंने कहीं पे भी कोई फार्मूला यूज़ नहीं किया सिवाय कैलकुलेशन की, जिसमें सैलरी टैक्स की कैलकुलेशन थी और रेंट की कैलकुलेशन थी। इसके क्योंकि वो एक बेसिक रूल्स था, वो एक एक्सेल के अंदर फार्मूला थे। लेकिन उसके अलावा एनटीएन को उठाने का, सीनियर सी को उठाने का मैंने कहीं पे भी कोई फार्मूला यूज़ नहीं करवाया, सिर्फ इसी वजह से कि अगर वो फार्मूला में एरर होता है तो आपकी जितना भी टैक्स आप जो भी आप डिपॉजिट करवा रहे हैं उन सब पे इशू आ सकता है। तो अब आता है कि
अगला जो क्वेश्चन आता है इंटरव्यू के अंदर, अक्सर स्टूडेंट्स को बल्कि मेरे ख्याल में 80% स्टूडेंट्स की ये फीडबैक आया कि हमें अभी तक यही क्लियर नहीं, उन्होंने टैक्स की क्लासें सारी ले ली, सारा सेल टैक्स पढ़ लिया, इनकम टैक्स पढ़ लिया, इवन सम प्रोफेशनल आल्सो नॉट नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जम्प्ट एंड जीरो रेटेड सप्लाई, क्योंकि जीरो रेटेड और एग्जम्प्ट में जीएसटी तो है नहीं दोनों में, पर इसमें डिफरेंस क्या है। तो इस पॉइंट में छोटी सी जो चीज़ मैंने हाईलाइट की है कि टेबल के फॉर्म में बड़ी सिंपलेस्ट वे में वो आपको बताता हूँ कि डिफरेंट अब टैक्सीबिलिटी जीरो रेटेड सप्लाई में क्या है कि जीरो रेटेड सप्लाई इज चार्ज टू द टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। अब इसके अंदर 0% होगा, यानी कि जब आप सेल टैक्स इनवाइस इशू करेंगे तो वहाँ पे आप एग्जम्प्ट नहीं लिखेंगे, 0% लिखेंगे। अब आता है एग्जम्प्ट सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई मीन्स ए सप्लाई विच इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। अब एग्जम्प्ट और जीरो रेटेड एक में 0 लिखा जाता है, एक में एग्जम्प्ट। तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें डिफरेंस क्या है। प्रोडक्ट कवर, गुड एक्सपोर्ट एज ए नोटिफाइड बाय एफबीआर और लिस्टेड इन द 5th schedule आर चार्ज टू सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 0% के 6th schedule के अंदर 5th schedule के अंदर जितनी भी गुड्स हैं, ये हमने बड़ी डिटेल से देखी हुई चीज़ें एफएमसीजी आइटम्स थी, उसके अलावा हमने काफ़ी दूसरी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हमने सारी ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। गुड्स स्पेसिफाइड बाय एफबीआर गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट एंड एफबीआर एंड गुड्स लिस्टेड इन 6th schedule आर एग्जम्प्ट सप्लाईज। ठीक है, अब वही बात कि कुछ उसने 6th schedule के अंदर 5th schedule के अंदर उसने दिया हुआ है जीरो रेटेड के ऊपर, 6th schedule के अंदर उसने दिया हुआ है एग्जम्प्ट सप्लाई। तो ये एक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी आपसे शेयर की हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ये तो सिंपल एक ब्रीफ सा पॉइंट था जो कि थ्योरेटिकल था। अब आगे हम आते हैं टेक्निकल जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। इनवाइसेस सेल्स टैक्स रिक्वायरमेंट, इनवाइस हैज़ टू बी रेज्ड फॉर द गुड्स सप्लाइड, कि अगर आपकी जीरो रेटेड प्रोडक्ट्स की आपकी प्रोडक्ट जीरो रेटेड प्रोडक्ट की लिस्ट में फॉल कर रही है, तो फिर आपने जो इनवाइस देनी है उसके अंदर लिखना है इनवाइस हैज़ टू बी रेज्ड फॉर द गुड्स सप्लाइज, कि अगर जो भी चीज़ें आपने देनी है उसके लिए इनवाइस बनाई जाएगी। नो सेल टैक्स इनवाइस शैल बी रेज्ड, कि अगर एग्जम्प्ट सप्लाई है तो उसकी ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अगर जो एग्जम्प्ट सप्लाई जो पर्सन दे रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इंडिविजुअल है या ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उसके लिए वो सेल टैक्स इनवाइस की ज़रूरत नहीं है। तो मेन डिफरेंस क्या है, अभी तक 3 जो डिफरेंस हमने पढ़े कि एक तो स्केड्यूल डिफरेंट है, 5th schedule है, दूसरा ये कि जो सेल टैक्स इनवाइस है वो जीरो रेटेड वाला इशू करेगा। एग्जम्प्ट के लिए एज़ पर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो सेल टैक्स इनवाइस इशू करें। अब सेल टैक्स इनवाइस को इशू करने के लिए क्या क्या पार्टिकुलर्स है वो हम नीचे डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ए पर्सन एंगेज इन जीरो रेटेड सप्लाईज हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द सेल टैक्स डिपार्टमेंट। ए पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ एग्जम्प्ट गुड्स इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। फॉर एग्जांपल हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अगर 50 मिलियन तक एनुअल जो इनकम थी, अगर उससे कम या उससे ज़्यादा हो, उससे कम या उस तक रहे तो उसको नो नीड फॉर रजिस्ट्रेशन, लेकिन उससे ज़्यादा है तो उसको उससे अपना STR नंबर भी देना है। लेकिन अगला दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर आज आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं और आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और इंपोर्टर भी हैं, तो बिज़नेस स्टार्ट होते अगर आपने कोई भी चीज़ इंपोर्ट करनी है तो ये तो आज के इस लेक्चर से हमने ये क्लियर कर लिया कि कोई भी चीज़ आपने बाहर से इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए आपको STR नंबर की ज़रूरत है, रिगार्डलेस कि आपकी वो सप्लाई बाद में एग्जम्प्ट है या जीरो रेटेड है। तो इस केस में उसने कहा क्या है कि अगर तो आपकी सप्लाई जीरो रेटेड है तो फिर तो आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, लेकिन अगर वो सप्लाई एग्जम्प्ट है तो फिर एज़ पर लॉ आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उसको रजिस्टर्ड करवाएं। अब उसने एक्सक्लूसिवली का वर्ड क्यों यूज़ किया, इसलिए यूज़ किया कि सम टाइम कुछ आपकी प्रोडक्ट्स एग्जम्प्ट होती हैं, कुछ टैक्सीबल है, कुछ जीरो रेटेड है। तो इस केस में कैसे इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का डिफरेंस हमने लेना है, ये भी हमने सेल टैक्स में सीखा हुआ है। तो अभी के लिए आपने याद ये रखना है कि अगर आपकी सप्लाई 100% एग्जम्प्ट है तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी। अगर उसमें से 1% 2% भी टैक्सीबल है तो फिर आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स पेड रिलेटेड टू जीरो रेटेड सप्लाई इज रिफंडेबल। अब सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि आपने कोई चीज़ इंपोर्ट की और एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट आपने टैक्स दे दिया, बाद में आपकी प्रोडक्ट बाय लॉ 5th schedule में थी और वो जीरो रेटेड में फॉल कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ अब इनपुट टैक्स जो है वो जो आपने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, चूँकि हमने सेक्शन 148 में सीखा था, फिर रिटर्न में हमने सीखा कि जो इंपोर्ट के टाइम हम टैक्स पे करते हैं वो आपका इनपुट टैक्स होता है और वो आउटपुट टैक्स के केस एडजस्ट होता है। यानी
यानी कि वो वन टाइम हम पे कर देते हैं और जैसे जैसे चीज़ें सेल होती हैं हम उसके अगेंस्ट को एडजस्ट करते हैं। तो अगर तो प्रोडक्ट जीरो रेटेड है तो बाद में हम उसका रिफंड ले सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जीरो रेटेड है, आउटपुट टैक्स अगर होगा ही नहीं तो हमारा तो इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप आपने परचेज़ किया, उसके ऊपर आपने 17% GST एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट दे दिया, 3% एडिशनल टैक्स भी दे दिया, और वो फिक्स यहाँ पे लाके जब आपने सेल किया तो आपको पता चला वो तो है फिक्स स्केड्यूल में, उसके ऊपर आउटपुट टैक्स है ही नहीं है। तो इसका मतलब 20,000 रुपया गवर्नमेंट ने तो आपसे ले लिया। अब कस्टम वालों को एट दैट टाइम एक रूल बना हुआ है, उन्होंने तो उस टाइम टैक्स ले लिया आपसे, तो बाद में इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसका रिफंड लेना है 20,000 रुपये का। तो लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट ही एग्जम्प्ट है तो फिर आप उसका रिफंड नहीं ले सकते सारे के साथ। अच्छा जी, आगे आता है कि व्हाट इज़, अच्छा अब ये भी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन किए जाते हैं, व्हाट इज़ टैक्स इवेजन एंड व्हाट इज़ टैक्स अवॉइडेंस। मतलब कि ये दो ऐसे एक कॉमन क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली हर इंटरव्यू में किए जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है जो अभी हम डिस्कस करते हैं कि अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द टैक्स पेयर लायबिलिटी थ्रू इलीगल मीन्स इज कॉल्ड टैक्स इवेजन। मतलब आपने इलीगल वे से टैक्स को मिनिमाइज करने की कोशिश की है, तो ये क्या है, टैक्स इवेजन है, टैक्स चोरी करने की आप कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि लेट्स से आप एक स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं जो नॉर्मल इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिस भी फॉलो की जाती है कि अगर एक सैलरी आपकी बनती है लेट्स से 10 मिलियन, तो आप क्या करते हैं 5 मिलियन थ्रू बैंक दे देते हैं और 5 मिलियन थ्रू कैश दे देते हैं। तो जो तो बैंक की ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर आप टैक्स पे कर देते हैं, जो कैश की ट्रांजेक्शन है उसको आप कहीं डिक्लेयर ही नहीं करते। तो ये क्या है, ये एक टैक्स इवेजन की, टैक्स चोरी की एक फॉर्म है। Example of tax evasion include deliberately concealing the true state of affairs to the tax authority to reduce the tax liability and dishonest tax reporting। मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से आप जो टैक्स की रिपोर्टिंग है वो कर रहे हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि इसको स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं होता, हर किसी को पता है कि इसका आंसर क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है तकरीबन सबको पता है, लेकिन उसको इंटरव्यू की फॉर्म में बताना और इस लेवल तक बताना कि जो इंटरव्यूअर है आपसे कन्विंस हो, तो उसके लिए ये सारी वो चीज़ें हैं जो एक्सट्रैक्ट की गई हैं सिर्फ एक डिफरेंट इंटरव्यू से कंडक्ट करने के बाद। और इवन जब मैं भी किसी स्टाफ वगैरह का इंटरव्यू लूँ तो मैंने भी ज़्यादा, क्योंकि जो टैक्स की अगर ये चीज़ें अगर बेसिक चीज़ें, क्योंकि ये बेसिक भी हैं और एक तरह की हिडन चीज़ें भी हैं, अगर ये चीज़ें आपकी ज़्यादा क्लियर हैं तो मेरा ख्याल में जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं जो कि 1 + 1 = 2 है तो बड़ी ईजिली हो सकती हैं। अब आ गया है टैक्स अवॉइडेंस। अटेम्प्ट टू मिनिमाइज द टैक्स पेयर्स लायबिलिटी थ्रू लीगल मीन्स एंड विदाउट वायलेटिंग द टैक्स लॉ एंड कॉल्ड tax avoidance. Example of tax avoidance related to using the tax reduction, charging one business structure through incorporation, establishing companies in tax haven through legal means. For example, अब आज़ाद जम्मू कश्मीर में विदहोल्डिंग टैक्स नहीं है, तो आप अगर हेड ऑफिस लाहौर में बना लें, किसी बिग सिटी में बना लें और प्लांट अपना आज़ाद जम्मू कश्मीर में लगा लें, तो क्या है कि आपने टैक्स को बचाने के लिए एक विदन बाउंड्री, एक अपना मीन्स ऑफ लॉ के अंदर रहते हुए आपने एक बाउंड्री डिफाइन की है। तो ये क्या है, उसकी एग्जांपल्स है। तो दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, विजन क्या है, अवॉइडेंस क्या है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन किए जाते हैं, पैरेलल चलती हैं दोनों क्वेश्चंस। अब अगली चीज़ आती है कि अगर आपने किसी तरह से टैक्स विजन कर ली, वेयर ए पर्सन हैज़ नॉट रिसीव ए नोटिस ऑफ ऑडिट, अगर उसने एक नोट, आपको पता चला कि यार ये गलती हो गई है, ये हमने टैक्स चोरी किया था, और आप खुद ही क्या करें कि वो अमाउंट कैलकुलेट करें और डिपॉजिट करवा दें, तो इसके बाद डिफ़ॉल्ट चार्ज यानी कि लिखा वेयर ए पर्सन हैज़ नॉट रिसीव ए नोटिस ऑफ ऑडिट ही मे वॉलंटरी पे द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑडिट इज शोड पेड अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। अंडर दिस केस द पेनल्टी शैल नॉट बी रिकवर फ्रॉम। मतलब इस केस में आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज जो प्रीमियम है जो वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट आपसे पेनल्टी नहीं लेगी। लेकिन अगर वो खुद इस चीज़ को असेस करेंगे, देखेंगे, रिकनसाइल करेंगे, तो अगर वो खुद देखते हैं तो इस केस में क्या उससे पेनल्टी भी रिकवर करेंगे। अब जो वो हमने देखा था कि टैक्स इनवाइस जो जीरो रेटेड है उसने टैक्स इनवाइस इशू करनी है, एग्जाम्प्ट के लिए रिलायबल नहीं है कि वो टैक्स इनवाइस इशू करे। तो अब हम ये देखते हैं कि टैक्स इनवाइस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो एक तो सबसे पहला क्या है कि सीरियल नंबर ऑफ इनवाइसेस, नेम, एड्रेस, एसेशन नंबर ऑफ रेसिपिएंट, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, क्वांटिटी ऑफ द गुड्स सोल्ड, वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स और वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। जो मैंने आपको सेल टैक्स के अंदर सेल टैक्स इनवाइस का एक फॉर्मेट शेयर किया था, तो उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बड़ी क्लियरली बताई हुई थी, और अगर आप उस इनवाइस के फॉर्मेट को देखें तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर फुलफ़िल हो रही हैं। यानी कि ये इनवाइस इशू
करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो अकॉर्डिंग टू लॉ है और आपने इसके मुताबिक इशू करना है। एटलीस्ट ये चीज़ें होनी चाहिए। ओनली वन इनवाइस टैक्स इनवाइस शैल बी इशू फॉर द टैक्सेबल सप्लाई इफ ओरिजिनल वन इज लॉस्ट ए कॉपी क्लियरली मार्क एज ए कॉपी ओनली में बी इशू। मतलब आपने एक इनवाइस इशू करनी है, अगर दोबारा इशू करेंगे तो एक उसके ऊपर आप क्लियरली मार्क करेंगे ये सिर्फ कॉपी है। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्पेसिफिक मॉडिफाई इनवाइसेज फॉर डिफरेंट पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन। ठीक है, डिफरेंट इनवाइसें वो कर सकते हैं, क्लास ऑफ पर्सन की डिफरेंट मैसेज हो सकती हैं। मतलब एक सब्सिडी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, तो आप उसको डिफरेंट तरीके से इनवाइस कर सकते हैं। हाँ, बताया कि टैक्स इनवाइस शैल बी इशू ओनली बाय द फॉलोइंग पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है कि जिसका एसटीआर नंबर हो, पर्सन पेइंग द रिटेल टैक्स। अब आता है कि इनवाइस इशू बाय द रिटेलर पेइंग रिटेल टैक्स कैन नॉट बी टर्म्ड a tax invoice because in this case it does not contain the amount of the sale tax। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने सेल टैक्स के अंदर डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल जब आप एक कोई भी एक आइसक्रीम लेने जाते हैं तो उसके ऊपर एक प्रिंटेड प्राइस होती है। वो प्रिंटेड प्राइस एक्स फैक्ट्री से, यानी कि जहाँ से वो चीज़ बनी वहीं से प्रिंट होकर निकली है। एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक 100 रुपये की आइसक्रीम है तो वो 100 रुपये की मार्केट के अंदर सेल होनी है। तो हो सकता है फैक्ट्री से जब वो चीज़ निकली है तो उसने 90 रुपये की डिस्ट्रीब्यूटर को सेल की, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे होलसेलर को सेल की, करते करते वो जो एंड पे रिटेल प्राइस है वो क्या है, 90 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी सप्लाई चेन के अंदर जो रिटेल प्राइस है वो 90 रहेगी। तो मतलब कि जो एंड कंज्यूमर को मिलनी है वो 90 है। तो एंड कंज्यूमर वाला क्या है कि जो रिटेलर जहाँ से आप चीज़ लेने जाते हैं, कोई भी अगर फूड चेन है, बिजनेस है, बेकरी है, वहाँ से आप लेने जाते हैं तो वहाँ पे आप वहाँ से टैक्स इनवाइस नहीं लेंगे। वो सिंपल आपको एक इनवाइस मिलेगी कि ये 100 रुपये की आइसक्रीम है। तो यही बात अभी उसने ऐसे की है कि इनवाइस इशू बाय द रिटेलर पेइंग द रिटेल टैक्स कैन नॉट बी टर्म्ड ए टैक्स इनवाइस बिकॉज इन दिस केस डज नॉट कंटेन द अमाउंट ऑफ द सेल टैक्स। क्योंकि वो ऑलरेडी कंबाइन है, वो आप उसने तो 100 रुपये की जो चीज़ आपको देनी है। तो इसीलिए जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह कोक है, बेवरेज की बोतल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ से भी आप लें आपको तकरीबन उसकी सेम प्राइस में ही मिलती है। उसकी रीज़न क्या है कि वो एक्स फैक्ट्री से चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं। अब आता है कंडीशन फॉर फाइलिंग रिवाइज रिटर्न। अब बताया कि जी रिटर्न का तो जब आप टैक्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो रिटर्न का तो हर किसी को पता है कि जी रिटर्न फाइल करनी है। अब इंटरव्यू के अंदर नॉर्मली ये क्वेश्चन किया जाता है कि रिटर्न को रिवाइज कब किया जाता है, तो उसकी क्या कंडीशन है। In order to file a revised sale tax return, a registered person has to fulfill the following condition। तो उसके लिए रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास 3 कंडीशन का होना ज़रूरी है। नंबर 1, अप्रूवल कमीशन इनलैंड रेवेन्यू हैवी जुरिस्डिक्शन ओवर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। मतलब अप्रूवल होना चाहिए कमिश्नर का कि जी आप फाइल कर सकते हैं। द रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन 120 डेज, यानी कि ओरिजिनल रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के अंदर अंदर आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है object of filing the revised return should be correct and any omission of wrong declaration made in the sale tax। यानी कि जो जिस चीज़ की वजह से आप रिवाइज कर रहे हैं वो क्लियर उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि जी हमने एनटीएन उसका ठीक नहीं लिखा, या एक एनटीएन पे सेल रिपोर्ट करनी थी, गलती से दूसरे पे रिपोर्ट हो गई है, या सेल कम रिपोर्ट हो गई है, ज़्यादा कुछ भी था, मिशन था, विजन थी, कुछ भी है, तो सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इसलिए मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि जब भी आप काम करें इसको केयरफुली करें, क्योंकि इसकी कॉस्ट है, इसको रेक्टिफाई करने की कॉस्ट है इन टर्म ऑफ मनी एंड इन टर्म ऑफ कैश, इन टर्म ऑफ टाइम। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इंटीग्रेशन। अब अक्सर आपने सुना होगा कि रैंडम बिल्डिंग में नाम सेलेक्ट, कंपनी का रैंडम बिल्डिंग में नाम सेलेक्ट हो गया है कि जी ऑडिट आ गया। उसकी रीज़न क्या है, ये भी एक इंटरव्यू का कॉमन क्वेश्चन है। तो एबीआर में इंप्लीमेंट और कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर द पर्पज ऑफ ऑटोमेटिक सिक्योरिटी एनालिसिस एंड क्रॉस मैचिंग। क्योंकि गवर्नमेंट के दायरे क्या करते हैं, सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है कि वो जो चीज़ आप फाइल कर रहे हैं उसको क्रॉस मैच किया जाता है एक्स पार्टी यानी कि दूसरी पार्टी के साथ। तो जब वो उसमें कोई इशू आए तो वो आपको एक नोटिस के ज़रिए वार्न किया जाता है कि जी ये आपके इश्यूज़ हैं, इसको रिजॉल्व किया जाए। उसके बाद आपको नोटिस भेजा जाता है, फिर आप उसका रिप्लाई भेजते हैं, जो भी उसकी रिकन्सिलेशन होती हैं, जो भी आपके मुताबिक उसकी अमेंडमेंट हैं या जो भी उसकी रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है आप बना के उनको भेजते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट के इदारे को एक स्मूथ रनिंग के लिए एंड पर ये कहा कि एबीआर में प्रोसीजर एंड स्पेसिफिकेशन फॉर द स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटराइज सिस्टम। तो अब वो प्रोसीजर जो है उन्होंने ऑलरेडी आप डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, कि जी ये रिटर्न आपने इस तरह फाइल करनी है, इसको रिकनसाइल वो खुद करेंगे। तो आज की इस जो यारी जो पॉइंट था ये इतना, क्योंकि रैंडम बिल्डिंग से मेन पॉइंट ये था कि वो रिकनसाइल करते हैं, उसके बाद क्रॉस मैच करते हैं एक्स पार्टी में, और कोई इशू आए तो उसके बेस पे आपको नोटिस भेजते हैं। तो आज की जो इस छोटे से लेक्चर के अंदर जो हमने सारी चीज़ें देखी हैं
इसको सारी जनरल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लोग क्या करते हैं, रिटर्न के ऊपर फोकस करते हैं, कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करते हैं, रिकॉर्डिंग के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन जो जनरल क्वेश्चन जिसकी वजह से आपने इंटरव्यू कवर करना है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो इसके ऊपर लाजमी फोकस करें। इस वीडियो को बार बार देखें। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर मेरा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ईमेल मेंशन है, मुझे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो फिर भी आप मुझे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर प्रॉपर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।